एक मुल्क जिसने वैज्ञानिक सोच का रास्ता चुना, दूसरा कट्टरपंथ की आग में खुद को ही जलाता रहा। इसी वजह से 21वीं सदी में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का डंका बज रहा है, तो दूसरी ओर सुपार्को पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। कैसे, ये अब हम आपको कुछ आंकड़ों के जरिए बताते हैं। जी हां, पाकिस्तानी सुपार्को का जिक्र हो रहा है और इसकी स्थापना 1961 में की गई, जबकि इसरो की 8 साल बाद 1969 में। यह फैक्ट कम ही लोग जानते होंगे। सुपार्को का 2022-23 में जो बजट था वो रहा 739 करोड़, तो इसरो का 10,530 करोड़। अगर मिशन के पैमाने पर देखा जाए तो सुपार्को ने अब तक किसी मिशन को अंजाम नहीं दिया, यानी पूरी तरह से निठल्ली एजेंसी इसे मान सकते हैं आप। उधर इसरो के चंद्रयान मिशन 3 का लोहा सारी दुनिया मान रही है। यह है हिंदुस्तान की ताकत, अजीम भट्ट साहब, और इसी ताकत को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। उसमें मैं पाकिस्तान को भी इंक्लूड करूं या नहीं? देखिए, एक तो जमीन में आपके फैक्ट्स को थोड़ा सा ठीक करना चाहूंगा कि 1961 में जैसे ही हमने स्पार्को बनाया था, डॉक्टर अब्दुल सलाम उसके डायरेक्टर थे, तो हमने पहला जो नासा के साथ मिलकर मिशन किया था रहबर का, वो हमारा एक कामयाब तजर्बा था, जिसके बाद दुनिया के अंदर जो है वो स्पार्को का नाम बना था। हाँ, उसके बाद आपकी बात दुरुस्त है कि उसके बाद हम कुछ नहीं कर सके, क्योंकि उसके बाद जो आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कट्टरपंथी का, कि उसी के चक्कर के अंदर डॉक्टर अब्दुल सलाम को भी मुल्क से जाना पड़ा और वो बहुत सी चीजें हुई। उसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, तमाम लोग जानते हैं कि बात दुरुस्त है आपकी कि आप लोग 8 साल बाद आए और उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि आप बहुत आगे जा रहे हैं। लेकिन एक फैक्ट आपने बहुत अच्छा बताया कि 2022 से 23 के दौरान आपका बजट क्या था और हमारा बजट क्या था। बेसिकली बुनियादी तौर के ऊपर जो फर्क है वो यही है कि हमारे पास पैसे नहीं है, और हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो रिसर्च नहीं होगी। लेकिन अजीम साहब, मुझे लगता है आप प्रतिस्पर्धा करने के चक्कर में, यानी पाकिस्तान इस कंपटीशन के चक्कर में अपनी ही किरकिरी करा बैठता है। इस तरह के रिएक्शन देखिए, कंपटीशन कोई नहीं है, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, कोई कंपटीशन नहीं है। आपकी इकोनॉमी और आपकी चीजें बहुत ऊपर है। हम आपके साथ कोई कंपटीशन ना कर रहे हैं, ना कर सकते हैं, ये रियलिटी है, हमें मालूम है। वो एक अलग बात है कि अब हम 1960s के डॉक्टर अब्दुल सलाम, दी ग्रेट साइंटिस्ट जो नोबेल इनाम याफ्ता थे, उनके नाम के ऊपर हम लड़ते रहे या खाते रहे, वो एक अलग बात है। लेकिन वो एक ही अब्दुल सलाम थे, उसके बाद नाम ने उस अब्दुल सलाम की कदर की थी ना, आगे कोई बंदे दिया अब्दुल सलाम। तो मेरा ख्याल है कि अभी कोई मुकाबला नहीं है हमारा आपके साथ, साइंस के हवाले से तो बिल्कुल भी नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से, IT के हवाले से कोई मुकाबला हमारा नहीं है। ये रियलिटी है पाकिस्तान का। ये बात आपने बिल्कुल सही कही अजीम, कि अब्दुल सलाम साहब की भी आप लोगों ने कद्र नहीं की। मैं यही पॉइंट ऐड करना चाह रहा था, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि खुद ही से आपने वो पॉइंट ऐड कर दिया। एक अहम जानकारी और देते हैं अपने दर्शकों को। भारत का सूर्य मिशन दरअसल कई मायनों में बेहद खास है। इसकी एक वजह सूर्य का L1 पॉइंट है। वहीं एक ऐसी खगोलीय घटना भी है जो 11 साल में एक बार होती है, बेहद खास है। आदित्य L1 मिशन, ये समझिए L1 पॉइंट पर पहुंचने वाला हिंदुस्तान तीसरा देश है। 365 दिन सूर्य के वायुमंडल का यह अध्ययन करेगा। इसरो को हर जानकारी सीधी मिलेगी, सौर हवाओं से जुड़ी जानकारियां मिलेंगी, सौर मैक्सिमा का अध्ययन किया जाएगा, जिससे कई अहम बातें पता चलेंगी। 11 साल में एक बार सौर मैक्सिमा नजर आता है। सतह से बड़ी लपटें उठेंगी, लपटों का पृथ्वी पर गहरा असर पड़ेगा। 2025 तक सौर मैक्सिमा होगा। ये जो जानकारी है वो भी आदित्य L1 मिशन को खास बनाती है। आदित्य L1 की लॉन्चिंग के लिए इसरो अपने PSLV रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए इसरो ने LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया था, और इससे पहले इसरो ने चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के लिए GSLV का इस्तेमाल किया था। तीनों रॉकेट्स में फर्क क्या है, यह भी सवाल आपके जहन में जरूर उठ रहा होगा। साल 1994 में PSLV रॉकेट सामने आया। लंबाई 44.4 मीटर, वजन 320 टन का, और पेलोड क्षमता जानते हैं 1750 किलोग्राम। इसके बाद साल 2014 पर आ जाइए, GSLV रॉकेट सामने आया। लंबाई 51.73 मीटर, वजन 420 टन, पेलोड क्षमता 6000 किलो। हमारी टीम ने बड़े शानदार ग्राफिक्स बनाए हैं ताकि एक एक डिटेल आप तक डायरेक्ट पहुंचे। साल 2017 LVM-3 रॉकेट, लंबाई 43.5 मीटर, वजन 640 टन, और पेलोड क्षमता देखिए बढ़कर कहां पहुंच गई, 8000 किलो तक। ये है इसरो की कामयाबी के रिकॉर्ड। साल दर साल
और आज हम इस सिचुएशन में पहुंचे हैं। आलोक कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, पीएसएलवी रॉकेट यूज हो रहा है, मिशन सूर्ययान जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, पीएसएलवी ही क्यों? यह सवाल मुझे लगता है यहां पर बैठे बहुत सारे छात्र हमारे साथ हैं, इनके जहन में भी होगा, जवाब दे सकते हैं। जी, या हम पीएसएलवी यूज़ करें या जियो स्टेशनरी या सैटेलाइट यूज़ करें, डिपेंड करता है हमारा पर्पस क्या है। हम पोलर रीजन का स्टडी करें या इक्वेटोरियल रीजन का स्टडी करें, तो बेसिकली हम इसलिए पीएसएलवी लॉन्च कर रहे हैं। और ये जैसा आपने कहा आदित्य L1 मिशन, ये हमारा लैग्रेंज पॉइंट पे जाके फिर हेलो ऑर्बिट में रोटेट करेगा ताकि हम सन को कंटिन्यूसली देख सकते हैं। कोई ऑक्यूलेशन नहीं होगा, कोई धुंधलापन नहीं होगा, कोई ग्रहण का वहाँ पर इशू नहीं बनेगा, तो हम 365 डेज उसको देख सकते हैं बेसिकली। अच्छा, अभी जिक्र हुआ यहाँ पर सौर भूकंप का। जैसे पृथ्वी पर भूकंप आते हैं वैसे ही सूरज पर भी भूकंप आते हैं, और अगर सौर भूकंप आता है तो उसका कितना असर होता है, और इस तरह के जो मिशन अंजाम दिए जाते हैं उन पर भी क्या इसका इम्पैक्ट होता है क्या? ये सवाल मेरे जहन में आ रहा है। बिल्कुल, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जो हमारा आदित्य L1 उसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य ये भी है मिशन का। जैसे पृथ्वी के अंदर भूकंप आता है या कंपन होता है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है जी, इसी तरह से जो सूरज होता है उसके वातावरण में प्लाज्मा होता है। अच्छा। और प्लाज्मा में क्या होता है कि वहाँ पे कंटिन्यूअसली जो है डिस्टरबेंस होता रहता है, और वो डिस्टरबेंस इतना होता है कभी कभी कि वो प्लाज्मा को सूर्य के वातावरण से और मैग्नेटिक फील्ड को बाहर फेंक देता है, जिसको हम बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। अच्छा। तो आदित्य L1 का एक जो लक्ष्य वो ये है कि ये कोरोनल मास इजेक्शन का कारण क्या है। तो ये लगभग कई लाखों किलोमीटर तक दूर चलने वाली तरंगे भी उत्पन्न होती है, और इससे जो सूरज का जो प्लाज्मा होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ बाहर फेंक दिया जाता है, जो कि वातावरण से होते हुए पृथ्वी के वातावरण में फिर प्रवेश करता है। तो वो चूंकि हमारे बड़ी बात सर आप बता रहे हैं, और इसी बात पे और ज्यादा स्टडी किया जाएगा आदित्य L1 की तरफ से।